हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि आपको पता है, कल जो है आपका एग्ज़ाम है। कल यानी कि 4 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। वन शॉट में आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, एमटीएस रिलेटेड मैंने एक क्लास चलाई थी जिसकी 7 क्लासेस हो चुकी है। वो 7 की 7 क्लासेस को मैं इस एक वीडियो में मर्ज कर रहा हूँ। आपके लिए काम इजी कर रहा हूँ। कहाँ आप एक देखोगे फिर दो देखोगे, इससे अच्छा मैंने उन सब वीडियो को मर्ज कर दिया है। आपको लिए वो ए वीडियो जो है वन शॉट का काम करेगी। बहुत अच्छी वीडियोस है सारी, सातों की सातों। तो आप इस पूरी वीडियो को जरूर से देखिए, मैंने सारी वीडियोस मर्ज कर दी है। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो में पहले बता दूं जो कि है पूरी स्टैटिक जीके के नाम रहने वाली है। स्टैटिक जीके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्टैटिक जीके का सबसे अहम रोल है, कम से कम भी नहीं, यहीं से आएंगे आपके 5 से 7 या 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं स्टैटिक जीके से। अब अपना क्वेश्चन जो है वो है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित होता है? आपके 4 ऑप्शंस है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। जो सूरजकुंड मेला है वो हरियाणा में लगता है। हरियाणा में ये मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में ये मेला लगता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में। अगर मैं आपको राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट मेला बताऊं तो आप कह सकते हैं पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, ठीक है। अगर एमपी का मैं आपको बताऊं तो आप कह सकते हैं कालिदास मेला। एमपी में बहुत इंपॉर्टेंट है कालिदास मेला। और एमपी सरकार एक कालिदास पुरस्कार देती है। पूछा जाता है कि कालिदास पुरस्कार कौन सी स्टेट की सरकार देती है, तो एमपी देती है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, तो कुंभ से बड़ा मेला तो कोई हो नहीं सकता, तो आप इसमें कुंभ याद रख सकते हैं। मैंने आपको चारों स्टेट के मेले बता दिए, जौन सा भी आएगा आप वही उड़ा देना, कोई सा भी आए। बढ़ते अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 40-50 बार। बहुत आता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। आपका क्वेश्चन ये रहा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है। ए मिजोरम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। हॉर्नबिल जो महोत्सव है नागालैंड में मनाया जाता है। मिजोरम का अगर मैं आपको महोत्सव बताऊं तो आप कह सकते हैं चापचार कूट, ठीक है। चपचार कूट। आप एक और ट्रिक लगा सकते हैं, जहाँ भी कुट आए मोस्टली चांस है वो मिजोरम का ही महोत्सव होगा। आपको ये बात याद रखनी है। मेघालय से आप बहुत ही फेमस वांगला, बहुत ज़्यादा फेमस है वांगला, पूछा ही पूछा जाता है। त्रिपुरा से मैं आपको बता देता हूँ खर्ची पूजा। खर्ची पूजा, ये जो खर्ची पूजा है ये क्यों की जाती है? ये पृथ्वी के सम्मान में की जाती है। किसके? पृथ्वी के सम्मान में। आपको ये बात भी याद रखनी है, त्रिपुरा में होती है खर्ची पूजा। जो अपने तीसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है, कथक नृत्य के जयपुर घराने की विशेषता किस पर आधारित है? थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से सोच समझ के आंसर देना। आपके 4 ऑप्शन है। ए भाव, बी नृत्य नाटिका, सी पखावज और पखावज आधारित बोल, और डी गीत। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका पखावज आधारित बोल। कथक नृत्य जो है ये कहाँ का है? सबसे पहली बात तो आपको ये कमेंट में आंसर करना है। ये आपका पहला होमवर्क है, इजी होमवर्क मैं आज आपको दे रहा हूँ पहला, जो कि कथक और कथकली दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आंसर करना। जो अपने चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है, लखनऊ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आप खुद भी देख सकते हैं, जो कि अब वो आंसर ही मिल जाएगा आपको। कथक जो है यूपी में है, यूपी में होता है कथक। अब लखनऊ जो है वो यूपी की राजधानी है, तो आप अगर तुक्का भी मारना जाए तो राइट आंसर कथक हो जाएगा। उसका होमवर्क अब आप उस होमवर्क को काट देना, मैं आपको दूसरा होमवर्क दूंगा कोई, आपका होमवर्क वेस्ट नहीं करने दूंगा। ये होमवर्क नहीं है। इधर मैंने आपका आंसर दे दिया, लखनऊ घराना जो है वो कथक से रिलेटेड है। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन है। ए गुजरात,
बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। जो कालबेलिया नृत्य है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है राजस्थान में। गुजरात का अगर मैं आपको नृत्य बताऊं तो आप गरबा ले सकते हैं, गरबा। हरियाणा का अगर मैं नृत्य बताऊं आपको कोई, आप हरियाणा में फाग बोल लीजिए, फाग। फाग क्या है? होली में करने वाला एक डांस है जो कि होली में होता है, फाग। एमपी में अगर मैं बताऊं आपको तो एमपी में आप मटकी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है मटकी एमपी का। तो तीनों याद रखना, हरियाणा का फाग, एमपी का मटकी, गुजरात का गरबा और कालबेलिया जो है वो राजस्थान का है। जो अपने छठे नंबर का क्वेश्चन है, मैंने जैसे आपको बताया गरबा जो है गुजरात का फेमस है, गुजरात का फेमस एक डांस है। ये किस अवसर पर होता है? अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। आपके चार ऑप्शन है, ए होली, बी बैसाखी, सी नवरात्रि, डी दिवाली। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गरबा नृत्य जो कि गुजरात में होता है और नवरात्रि के पर्व पर किया जाता है। नवरात्रि 9 दिन का एक माता का त्यौहार है। दिवाली क्यों मनाई जाती है? जब राम जी अयोध्या वापस लौटे थे, जब राम जी अयोध्या वापस लौटे थे, एक मिनट, जब राम जी अयोध्या वापस लौटे थे रावण को हरा के, तो उस पर्व में दिवाली मनाई गई थी अयोध्या में। आपको ये बात याद रखनी है और तब से आज तक दिवाली मनाई जाती है। और इसका राइट आंसर जो है वो सी है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है बुक्स से क्वेश्चन है। बुक्स का क्वेश्चन भी बहुत आता है। आपका क्वेश्चन ये रहा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी राजेंद्र प्रसाद। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी की जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये इन्होंने लिखी है। महात्मा गांधी की है द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ देख लेना आप, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, आप ये बात याद रखना। अगर मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, इनकी जो बुक का नाम है वो है आत्मकथा। बुक का नाम ही आत्मकथा है, बुक का नाम आत्मकथा है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। अब आपका पहला होमवर्क ये आ गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कोई एक बुक बताइए। थोड़ा मुश्किल है बट आप आंसर कर देना। गीतांजलि के लेखक कौन है? इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गीतांजलि के लिए आप ऑप्शन देख लीजिए पहले, ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी प्रेमचंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महादेवी वर्मा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए एक पुरस्कार मिला है, याद रखना कौन सा पुरस्कार मिला है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रेमचंद जी की फेमस बुक, सबसे फेमस बुक आप कह सकते हैं गोदान, गोदान। महादेवी वर्मा की यामा, याद रखना। और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है। और इनको गीतांजलि के लिए एक अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था कमेंट में ये भी आप आंसर कर देना। आपके 2 होमवर्क आज के लगातार मैंने दे दिए, ठीक है। बढ़ते अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ जो कि है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके 4 ऑप्शन है, ए विज्ञान, बी खेल, सी साहित्य, डी संगीत। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य में दिया जाता है। विज्ञान में कौन सा दिया जाता है? विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। अगर खेल की बात करें तो खेल में आप अर्जुन अवार्ड भी बोल सकते हैं, अर्जुन अवार्ड। और संगीत से अगर संगीत की मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं तानसेन अवार्ड, तानसेन अवार्ड। सारे याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, खेल के लिए अर्जुन अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए, और संगीत के लिए तानसेन पुरस्कार। जो अपने 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके 4 ऑप्शन है, ए 1950, बी 1954, सी 1961,
डी 1965। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1954। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई थी। भारत रत्न जो है ये इंडिया का आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, इससे ऊपर पुरस्कार कोई नहीं है, ये नंबर 1 है भारत रत्न। और सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला है, याद रखना, क्या पता पूछ ले। जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है वो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी किस राज्य में स्थित है। आपके 4 ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। हम्पी एक तो कर्नाटका में है और यूनेस्को विश्व धरोहर का भी पार्ट है, ठीक है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके 12वें नंबर का क्वेश्चन। 12वें नंबर का क्वेश्चन है खजुराहो स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है। आपके 4 ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। खजुराहो जो स्मारक है वो एमपी में है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको स्तूप बता देता हूँ, जो कि है आपका धामेक स्तूप। आपको ये याद रखना है, मेरे को याद आ गया स्तूप से रिलेटेड, तो आप धामेक स्तूप। एमपी में आप क्या कह सकते हैं, सांची का स्तूप, सांची, ठीक है। आप ये दोनों स्तूप याद रखना, धामेक और सांची। जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है वो है ओणम पर्व किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपके 4 ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ओणम जो है केरल का फेस्टिवल है, तमिलनाडु का नहीं है। बहुत बच्चे तमिलनाडु आंसर लगाकर आते हैं। मैं आपको इसका बता देता हूँ एक और, जैसे कि आप तमिलनाडु का कोई फेमस फेस्टिवल या फिर कर्नाटका का आप ले सकते हैं यक्षगान। एक मिनट, यक्षगान या हम्पी, ठीक है, याद रखना। कर्नाटका का यक्षगान आप लिख सकते हैं, सॉरी, और केरल का ओणम आप लिख सकते हैं। जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, बैसाखी पूर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है। अब बैसाखी तो ऐसे हरियाणा, पंजाब, ये सारे नॉर्थ इंडिया के स्टेट है। अगर आप देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में हर जगह बैसाखी आप मना लेते हैं, बट मुख्यता की बात की गई है तो ये पंजाब में मनाई जाती है बैसाखी, याद रखना। जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है। जो कुंभ मेला है वो कितने वर्षों में आयोजित होता है। आपके ऑप्शन है, ए 6 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 वर्ष। मैं आपको कुंभ मेले जो 4 जगह लगते हैं वो कौन कौन सी जगह हैं पहले तो आप ये बता दीजिए। आप कह सकते हैं हरिद्वार, हरिद्वार एक आप कह सकते हैं, ये एक मिनट, इसका राइट आंसर डी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हरिद्वार, दूसरा यूपी प्रयागराज, तीसरा उज्जैन एमपी, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन याद रखना। और जो चौथा है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ, नासिक, नासिक। चारों याद रखना। हरिद्वार जो कि है आपका यूके में, उत्तराखंड। और बाकी आप देख लो, पहला आप लाइन वाइज मत लिखो, मैंने आपको चारों बताए, हरिद्वार यूके, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, एमपी उज्जैन और महाराष्ट्र में नासिक में। ये 4 जगह आपके कुंभ मेले आयोजित होते हैं। जो अपने 16वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये रहा, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है। मैं आपको पीछे ही इसका आंसर दे के आ चुका हूँ तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। पुष्कर मेला जो है राजस्थान में लगता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है, ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तमिलनाडु से कौन सा है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम केरल का और तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कर्नाटका का एक आप कौन सा कह सकते हैं, ये भी आप एक होमवर्क लेकर जाना।
जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट है। छऊ नृत्य से, छऊ नृत्य किन राज्यों से संबंधित है? क्या वो बिहार, झारखंड, ओडिशा से संबंधित है, या फिर वो उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं है, राजस्थान गुजरात से भी नहीं है, असम मणिपुरी से भी नहीं है? इसका जो राइट आंसर है छऊ नृत्य का, उसका आंसर बिहार, झारखंड, उड़ीसा। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप होल्ड पे रख लीजिए। अगर आपको कमेंट में आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना। मैं ए और डी दोनों में कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसका आंसर ए या डी में से है। बाकी आप मेरे को ज़्यादा 90% श्योर हूँ कि मैं ए इसका राइट आंसर है, बाकी 10% थोड़ा सा आप होल्ड रखना, इसको गूगल कर लेना, सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए। जो अपना 19वें नंबर का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? आपके चार ऑप्शन है, 1952, 1954, 1961, 1965। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1954। साहित्य अकादमी पुरस्कार की 1954 में स्थापना हुई थी। आज का आखिरी और 20वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा था? आपके चार ऑप्शन है, ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं, डी आगरा किला। पहले तो मैं आपको बता दूं ये सारी जगह कहाँ है, ये दिल्ली में है, दिल्ली। ताजमहल कहाँ है? यूपी में है, यूपी में कहाँ? आगरा, आगरा। अजंता गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगरा किला कहाँ है? ये आगरा में ही है। तो ये चारों तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है कहाँ कहाँ। अब जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अजंता की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं होती हैं, महाराष्ट्र में है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर कर देना अपना रिव्यू शेयर। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो के लिए जो 6 नंबर की क्लास आने वाली है, और भी शानदार क्लास मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आऊँगा, 6ठे नंबर की क्लास। इस बार एसएससी एमटीएस को पार करना ही करना है, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट लाइन लगा रखी है, जो कि है आपकी आर्या पार की लड़ाई, आर्या पार की लड़ाई आ चुकी है। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है आप लोगों के पास, तो पॉजिटिव रहो, पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, एक भी दिन मिस नहीं करना है। और जो बाकी की पीछे की वीडियोस है वो सारी देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट जरूर कर देना जो मैंने होमवर्क दिए हैं, जो मैंने होमवर्क दिए हैं उनको कमेंट में ज़रूर आंसर कर देना, लिख देना आप, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो आज अपना पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के कितने भाग पार्ट्स हैं? आपके ऑप्शन से A22, B23, C24 और D25। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D25। भारतीय संविधान के जो पार्ट्स हैं वो 25 है, आपको ये बात याद रखनी है। फर्स्ट जो है वो आपका यूटी से रिलेटेड है और स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका यूटी और स्टेट से रिलेटेड है। मैं आगे क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाग से, इसलिए भाग डिस्क्राइब अभी नहीं कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहला और 25 है टोटल, ये बात याद रखना, और पहला मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। अपना जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके चार ऑप्शन है, ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 9 दिसंबर 1946 और डी 11 दिसंबर 1946। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946। मैं पहले ही बता दूं, इसके अध्यक्ष थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से पूछता है। अगर वो पूछता है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अगर वो स्थायी वर्ड जोड़ता है तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाकर आना है। ये आपके जो थे स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। मैं लिख देता हूं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा
जगह का इशू था, बाकी आप समझ जाना। स्थायी अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। वो सबसे उम्र में बड़े थे, इसलिए उन्हें इज्जत दे दी कि आप पहले अध्यक्ष बनिए। बट स्थायी जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ये बात याद रखनी है। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, इसके बाद अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, 2 दिन बाद। आप ये बात याद रखना। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। पहले क्या था, पूछता था पहला प्रेसिडेंट कौन है, पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, बट अब थोड़ा सा उपराष्ट्रपति की तरफ जाने लगा है। तो आपके जो 4 ऑप्शंस है, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी वीवी गिरी। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो ये फर्स्ट राष्ट्रपति थे। आपको ये बात याद रखनी है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि बहुत इजी लेवल हो रहा है, एमटीएस का लेवल बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। जवाहरलाल नेहरू जो थे ये फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट पीएम, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। और इनकी एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बात याद रखना। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत बार पूछता भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 4। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है। आपके ऑप्शंस आप देख लीजिए। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3:2। 3:2 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है। क्वेश्चन एक बार ये भी आया था कि जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है इसके अंदर जो ये अशोक चक्र है इसमें कितनी डंडियां हैं, तो इसके अंदर जो है आपकी वो 24 डंडियां हैं। आपको ये बात याद रखनी, 24 डंडियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ जो कि है नीति आयोग से रिलेटेड। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। आपके 4 ऑप्शन है, ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015। 2015 में नीति आयोग को लाया गया, नीति आयोग को लाया गया और ख़त्म किसको किया गया, पीवाईपी, यानी कि आपकी पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया, जो कि आपकी कब से चलती आ रही थी, 1951 में इसकी जो पहली थी, 1951 से 1956। ये आपका फर्स्ट था जो कि आपका प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसको ख़त्म किया। पंचवर्षीय योजना मीन्स 5 सालों के लिए योजना बनाई जाती थी कि देश का विकास कैसे कैसे होना है। आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी वो आपकी बनी थी 1951 से 1956। जैसे कि आपको पता है नीति आयोग 2015 में आया, पर 2017 में इसकी जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी वो ख़त्म की गई, क्योंकि 5 साल की अवधि थी। तो बोला गया कि जो अपनी लास्ट पंचवर्षीय योजना है उसकी जो अवधि है 2017 में ख़त्म होगी, तो 2017 तक इसको लागू रहने देते हैं। बट जो नीति आयोग आया वो 2015 में ही आ गया था, आपको याद रखना है। जो अपने 6ठे नंबर का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैग से एक तो आर्टिकल का क्वेश्चन आता है और एक ये वाला आता है, कैग का कार्यकाल। तो जो आपके 4 ऑप्शन है, ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 65 वर्ष की आयु तक, डी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। कैग का कार्यकाल उतना होता है। इसका जो आर्टिकल है वो कैग का आर्टिकल क्या है, कैग का जो आर्टिकल है वो है 148, ठीक है। कैग का आर्टिकल 148 है, याद रखना। और 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए यही कार्यकाल है। जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। आपके 4 ऑप्शन है, ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी भाग 5। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भाग 3, ऑप्शन नंबर बी भाग 3। भाग 2 क्या है, भाग 4 क्या है, भाग 5 एक होमवर्क है, एक होमवर्क आप लोग रखिए, ठीक है। भाग 5 आपके लिए होमवर्क है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, नागरिकता, भाग 2 नागरिकता से रिलेटेड है। भाग 4 में आपका डीपीएसपी है,
DPSP। अगर पूछ ले कि भाग 4A क्या है, अगर वो पूछता है 4A क्या है, अगर 4A आपसे पूछे तो आप बोलोगे एक मिनट, तो आप बोलोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। भाग 4 DPSP है। अगर भाग 4A पूछता है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अगर बात करें कि DPSP कहाँ से लिया है, तो आपका आयरलैंड से लिया है, ये आयरलैंड, ठीक है, याद रखना आयरलैंड, थोड़ा सा जगह का इशू है, आप समझ लेना, आयरलैंड से लिया है। अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो ये कहाँ से लिया है, ये आपकी USA से लिए हुए हैं। ये भी पूछता है कि कहाँ से क्या लिया हुआ है, मौलिक अधिकार USA और DPSP आयरलैंड। और भाग 5 का आपको होमवर्क मैंने दे दिया, ठीक है। जो अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे लंबा नदी का पुल कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन है, A महात्मा गांधी सेतु, B विक्रमशिला सेतु, C भूपेन हजारिका सेतु और D बोगीबील सेतु। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C भूपेन हजारिका सेतु। आपको याद रखना है सबसे लंबा नदी का पुल है जो भूपेन हजारिका सेतु है। ये एक सिर्फ डेमो क्लास है, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, इसलिए आज की जो क्लास की टाइमिंग रहेगी वो 10 से 12 मिनट ही मैं रखने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है मेरे पढ़ाने का तरीका और आपको लगता है क्वेश्चन एक्यूरेट है, SSC MTS रिलेटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो मैं ये सीरीज़ अच्छे से आगे से कंटिन्यू रखूँगा। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी मैं 20 से 30 मिनट के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन और फैक्ट्स बताऊँगा, ठीक है। 8वें नंबर का मैंने आपको आंसर बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। जो 9वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। आपके 4 ऑप्शन है, A 1991, B 1992, C 1993, D 1994। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C 1993। राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना जो हुई वो 1993 हुई थी। RTI की स्थापना कब हुई है, RTI पूछता है, मतलब ये RTI है जो ये लागू कब हुई, ये आया आपका 2009 में। 2009 में राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट लाया गया जो कि 2009 में लाया गया था, पूछता है इसलिए मैंने आपका बता दिया। और राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। 10वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि है आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप पूछा है, नदी द्वीप नहीं पूछा है, ठीक है। नदी, पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा, आपके 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए आप पहले। आपका ऑप्शन नंबर A है हवलोक, B माजुली, C ग्रेट निकोबार, D मध्य अंडमान। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, ठीक है। अब अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पहले तो आप ये बताना कमेंट में आज, ठीक है। आपका होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में ये होता भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप, नदी द्वीप पूछे तो राइट आंसर माजुली होगा। अगर खाली द्वीप पूछे तो राइट आंसर D होगा। याद रखना नदी द्वीप माजुली है भारत का सबसे बड़ा, और खाली अगर द्वीप की बात करें तो मध्य अंडमान है, ठीक है, ये बात याद रखना है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपके 4 ऑप्शन है, A चंद्रगुप्त मौर्य, B समुद्रगुप्त, C हर्षवर्धन, D अशोक। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B समुद्रगुप्त। भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अशोक से मैं आपको बता देता हूँ, कलिंग की लड़ाई पूछी जाती है, कलिंग की लड़ाई, ठीक है, याद रखना कलिंग की लड़ाई पूछी जाती है। कलिंग कहाँ है, आज के उड़ीसा में है। कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखना। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 12वें नंबर का। 12वें नंबर का क्वेश्चन ये है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया। आपके 4 ऑप्शन है, A 1905, B 1910, C 1911, D 1912। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C 1911। 1911 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था, आपको ये बात याद रखनी है। दिल्ली के कुछ फेमस जगहें पूछता है, जैसे कि लाल किला, लाल किला, ठीक है, आप याद रखना। लाल किला हो गया आपका, आपका हो गया कुतुब मीनार, कुतुब मीनार,
कुतुब मीनार जो कि है आपकी पत्थरों की सबसे ऊंची मीनार है पूरी दुनिया की। आपको ये बात याद रखनी है। लाल किला पूछ लेगा, कुतुब मीनार पूछ लेगा, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं एसएससी एमटीएस में। तो ये एसएससी एमटीएस का ही पैटर्न है, डोंट वरी। 1911 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। कुतुब मीनार जो है वो पत्थरों से, ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 72 मीटर्स है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। 13वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, आपको ये बात याद रखनी है। तो आपके ऑप्शन है ए 238, बी 245, सी 250, डी 252। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 250। राज्यसभा की जो सदस्यता की अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। आपको ये बात याद रखनी है। थोड़ा सा तबीयत का इशू है तो आप थोड़ा सा देख लेना, थोड़ी आपको आवाज़ से ही पता लग रहा होगा, बाकी कोई नहीं, पढ़ाएंगे। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन है, ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी प्रतिभा पाटिल। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो सरोजिनी नायडू थी। ये कहाँ से थी राज्यपाल, ये थी आपकी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप लोगों को मैंने बहुत बार बता रखी है, लखनऊ है। लखनऊ को किस नाम से भी जाना जाता है, नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर। आपको ये बात याद रखना, उपनाम से क्वेश्चन आते हैं। इंदिरा गांधी कौन थी, ये अपनी फर्स्ट फीमेल, मैं लिख देता हूं, फर्स्ट महिला पीएम थी, प्रधानमंत्री थी, ठीक है। फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। आपको ये बात याद रखनी है और इसकी राजधानी आपको पता है। बढ़ते हैं अपने 15वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। आपके चार ऑप्शन है, ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पहली। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो एक मिनट, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। हाँ, इसका राइट आंसर तीसरी ही है, बी ऑप्शन। जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी तब हुई थी। अब आपको इसकी फर्स्ट की अवधि जो है वो है 1951 से लेकर 56 तक, ठीक है। 1951 से 56 तक। और गरीबी हटाओ, मैं आपको 5 भी बता देता हूँ, ये आपकी 5th नंबर की है। 5th नंबर में एक आंदोलन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया था, 5वीं के दौरान दिया गया था। जो अपनी लास्ट की थी वो कौन से नंबर की थी, वो आपकी 12वें नंबर की थी, जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसकी अवधि क्या थी, इसकी अवधि थी जो वो थी 2012 से 2017 तक। और पंचवर्षीय योजना को किसने खत्म किया गया, वो नीति आयोग ने खत्म किया था। आपका ये बात याद रखना। नीति आयोग कब आया, 2014 में, ठीक है। 2014 में नीति आयोग आया। 2014 में नीति आयोग आया जिसने पंचवर्षीय योजना को ख़त्म किया, पर 12वीं 2012 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो डिसीजन लिया गया कि इसको 5 साल की योजना है तो 5 साल तक चलाएंगे, 2017 तक। ये अपनी 12वें नंबर की थी। गरीबी हटाओ आंदोलन 5th में दिया गया। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि 1951 से 56 थी। याद रखना, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। आपके चार ऑप्शन है, ए बॉम्बे, बी मद्रास, सी इलाहाबाद, डी कलकत्ता। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मद्रास। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय मद्रास है। ये कब बना, ये बना था आपका, एक मिनट, ये आपका बना था 1862 में। 1862। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को डीप करेगा तो पूछ लेगा, अगर और डीप करेगा तो किसके अंतर्गत बना था, रॉयल चार्टर। याद रखना आपको ये बात, रॉयल चार्टर के अंतर्गत ये बना था, 1862 में बना था। और भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय था जो कि ये मद्रास, 1862, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आपका बॉम्बे और कलकत्ता भी बनाए गए।
1862 में ही बने थे दोनों, बॉम्बे और कलकत्ता भी 1862 में बने थे, पर सबसे पहले मद्रास बना था, ये बात याद रखना। एक मिनट। जो अपने 17वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपके चार ऑप्शन, इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 12। अगर आपको पूरे 12 शेड्यूल्स पढ़ने हैं तो आप वीडियोस के सेक्शन में जाना, वहाँ पर डेडिकेटेड एक 10 मिनट की वीडियो है, ओनली 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट की वीडियो है। मैंने 10 मिनट में आपको पूरी की पूरी 12 अनुसूची बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हुई है, क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ाई हुई है, तो बहुत अच्छी वीडियो है। आपका अनुसूचियों से क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, और आपको पता है अनुसूची से क्वेश्चन बनता है, 12 होती है। पहले कितनी थी मूल संविधान में? पहले मूल संविधान में थी आपकी 8 अनुसूची, और जो 9वीं जोड़ी गई, पूछता है 9वीं कब जोड़ी गई? नाइन्थ कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई आपकी 1951 कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? फर्स्ट, सीए लिख रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये बात याद रखना। 9वीं इसलिए पूछता है क्योंकि मूल संविधान में 8 थी, 9वीं जो जोड़ी गई 1951 में जोड़ी गई, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? ये फर्स्ट था, ठीक है। आप ये वीडियो जरूर देखना, इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अनुसूची को लेकर। वीडियोस के सेक्शन में थोड़ा स्क्रॉल करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बढ़ते अपने आज के 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल है बच्चों के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, आपके ऑप्शन से ए टी.एन. शेषन, बी सुकुमार सेन, सी आर के त्रिवेदी, और डी है एम.एस. गिल, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन, ठीक है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। इनकी अवधि क्या थी? अगर थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल करता है तो इनकी अवधि ये थी, इनकी अवधि, एक मिनट, इनकी अवधि थी 1950 से लेकर 1958, ठीक है, ये इनकी अवधि थी। ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे, जो कि 1950 से 1958, यानी कि आप कह सकते हो लगभग 8 साल का इनका कार्यकाल था, और ये पहले थे, ये बात याद रखना, ठीक है। बढ़ते 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ठीक है, आसान क्वेश्चन है और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन है, ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी इंदिरा गांधी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो कि जय जवान डेडिकेटेड है अपने फौजी भाइयों के लिए जो अपने देश की रक्षा करते हैं, और जय किसान उनके लिए जो अपने खाने के लिए काम करते हैं, अपने किसान भाइयों के लिए। आपको याद रखना है कौन से नंबर के पीएम थे? ये आपके दूसरे नंबर के पीएम थे। और ये नारा कब दिया था? जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर चल रही थी, इसलिए ये नारा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनकी एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये फर्स्ट पीएम थे, ठीक है, फर्स्ट पीएम थे, और इनकी बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप सुन लेना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी कौन थे? ये अपने देश के मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। इनकी भी एक बुक है द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, आपको ये बात याद रखनी है। इंदिरा गांधी का मैं बता चुका हूँ, सबसे पहली महिला पीएम थी। इनकी भी एक बुक है एटर्नल इंडिया, कौन सी है? एटर्नल इंडिया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एटर्नल इंडिया। एटर्नल इंडिया इनकी बुक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। महात्मा गांधी की भी पूछी जाती है, द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, और जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और फर्स्ट पीएम, ठीक है, ये बात याद रखना। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। जो अपना आज का आखिरी और 20वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत में रेलों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपके चार ऑप्शन है, ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1951। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1951। 1951 में भारत में रेलों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फर्स्ट रेल कब चली थी? फर्स्ट रेल जो चली थी आपकी, फर्स्ट रेल जो चली थी वो चली थी आपकी 1853 में। 1853 में किस किस के बीच चली थी? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच ये ट्रेन चली थी। आपको ये बात याद रखना है, 1853 में। और उस टाइम वायसराय कौन था? डलहौजी।
डलहौजी उस समय वायसराय थे। आपको ये बात याद रखना है। 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे चली थी 1853, डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और 1951 में भारत में रेलों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार देता है वो देता है आपको अनुच्छेद 14। 12वां क्या कहता है? 12वां कहता है राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा आपको 12वां अनुच्छेद देता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? किसी भी जाति, लिंग, रंग, जाति, लिंग, रंग, उसका धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है हमारे संविधान में। तो आपको ये बात याद रखनी है और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके चार ऑप्शंस हैं, ए विक्रम साराभाई, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी सतीश धवन, डी होमी भाभा। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है द विंग्स ऑफ फायर, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर आप लोग याद रख सकते हैं, एग्जाम्स में आता है बुक से क्वेश्चन। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है भारत का पहला महिला, आप इसको पहले तो पहली कर लीजिए। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपके चार ऑप्शन है, ए प्रतिभा पाटिल, बी सरोजनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी, डी विजयलक्ष्मी पंडित। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू कहाँ की राज्यपाल थी? वो थी जी आपकी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आपकी सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। अपना चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार आता है। आपके चार ऑप्शंस है, ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन के। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। विटामिन के जो है वो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है जो कि दांडी मार्च से है, पहले तो आप ये सुन लीजिए, दांडी मार्च चलाए किसने? एम के गांधी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट। एम के गांधी, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च चलाया था। अब आप अपना क्वेश्चन सुनिए, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? आपके चार ऑप्शंस हैं, ए 1927, बी 1929, सी 1930, डी 1932। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1930। 1930 में दांडी मार्च चलाया गया था। अब मेन बात आती है, ये शुरू कहाँ से हुआ था? ठीक है, और ये ख़त्म कहाँ पर हुआ था? ये जो शुरू हुआ था ये आपका साबरमती आश्रम से हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है, साबरमती आश्रम। ठीक है, और ये ख़त्म कहाँ हुआ? ये ख़त्म हुआ था दांडी में, तभी इसका नाम दांडी मार्च रखा गया था। अब आप देखिए, क्वेश्चन एक था, मैंने आपको तीन क्वेश्चन पढ़ा दिए। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? 1930। एम के गांधी, महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे थे। शुरू और ख़त्म कहाँ पर हुआ? क्वेश्चन एक था, एक क्वेश्चन था, मैंने आपको तीन फैक्ट बता दिए। यही अपनी वीडियो की खासियत रहती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, ए जोग फॉल्स, बी कुंचिकल फॉल्स,
सी हुंड्रो फॉल्स, डी दूधसागर फॉल्स। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग वाटरफॉल कहाँ है? जोग वाटरफॉल आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका, ठीक है। जोग वाटरफॉल कर्नाटका में है। दूधसागर वाटरफॉल कहाँ है? ये आपका गोवा में है, ठीक है, गोवा, याद रखना। दूध सागर वाटरफॉल गोवा, जोग वाटरफॉल कर्नाटका, और जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो कुंचिकल वाटरफॉल है। जो अपने 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आपके चार ऑप्शन है, ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015। 2015 में नीति आयोग आ गया था, नीति आयोग आया। खत्म किसको किया? इससे पहले क्या होता थी? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। एक मिनट, इससे पहले क्या होती थी आपकी? 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान है इसको ख़त्म किया गया और आपकी नीति आयोग को चलाया गया। 5 ईयर प्लान जो था आपका, लास्ट जो था वो था आपका एक मिनट, वो था आपका 2012 से 2017। ये आपका लास्ट 5 ईयर प्लान बना था। हालांकि 2017 तक इसे चलाया गया, पर नीति आयोग जो था वो 2015 में ही आ गया था। बट बोला गया कि 5 ईयर प्लान को पूरा किया जाए, जो 2012 से 17 तक था। 5 ईयर प्लान इसका नाम इसलिए था क्योंकि ये 5 सालों के लिए नीति बनाता था। अब ये ख़त्म हो चुका है। 2015 से नीति आयोग लागू, गठन हो चुका था और फिर नीति आयोग लागू हो गया था, ठीक है। जो बढ़ते अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, आप बोलेंगे कि एसएससी एमटीएस में तो कंप्यूटर आता ही नहीं, बट जो नया वेंडर है उसका कुछ नहीं पता, क्या पता कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ जाए। तो मैंने इसलिए एक कंप्यूटर का क्वेश्चन इसमें ऐड किया है। कंप्यूटर का क्वेश्चन ये है, कंप्यूटर में ALU, ये जो ALU है, ALU का पूरा नाम क्या है? आपके चार ऑप्शन है, ए अर्थमेटिक लेवल यूनिट, बी ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी एडवांस लॉजिक यूनिट। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। बढ़ते अपने 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके चार ऑप्शन है, ए अप्सरा, बी ध्रुव, सी कामिनी, डी पूर्णिमा। जो इसका राइट आंसर है वो है अप्सरा। भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। भारत का जो पहला परीक्षण हुआ था वो कहाँ हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट वो हुआ था जी आपका पोखरण में, पोखरण, ठीक है, पोखरण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, पोखरण राजस्थान में है। इसका एक कोड भी था। कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, याद रखना आप, ठीक है, स्माइलिंग, स्माइलिंग बुद्धा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल करेगा तो ये पूछ लेगा कि कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। बाकी पोखरण राजस्थान पूछता है। और पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, ठीक है, याद रखना। और ये पहला परीक्षण था जो पोखरण में हुआ था अब परमाणु का इंडिया में। 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कथन किसका था? ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 12 बार रिपीट हो चुका है। आपके चार ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। महात्मा गांधी का फेमस नारा क्या है? डू और डाई, डू और डाई, ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का नारा है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस ने, और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड
फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक अलग आप कह सकते हैं सेना बनाई थी जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था, और इनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी का मैंने आपको बता दिया। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का। क्वेश्चन एक था, आपको आपने देखा मैंने कम से कम आपको 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में करा दिए। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है एमटीएस के लिए, बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्लासेस ले सकते हैं। बाकी डेडिकेटेड वीडियो ये एमटीएस के लिए ही है। आपके 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही ट्रिकी और अच्छे लेवल से ये क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। आपके 4 ऑप्शन देख लीजिए आप पहले। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी सुकुमार सेन। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी, अगर वो अस्थाई पूछ ले, अस्थाई, अस्थाई कौन था, अस्थाई कौन था। अगर देखो स्थाई पूछा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई पूछा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। याद रखना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई थे, वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे तो उन्हें सबसे पहला अध्यक्ष बनाया गया था। बाकी जवाहरलाल नेहरू अपने फर्स्ट पीएम थे, आपको पता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये आपके संविधान जो संविधान में आपका लिखा गया संविधान उसके हेड यही थे। ठीक है, ये बात याद रखना आप, जिसको ड्राफ्ट कमेटी बोला जाता है। ड्राफ्ट, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी इसको बोला जाता है, ये उसके अध्यक्ष थे। बढ़ते अपने 12वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो है मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। आपके 4 ऑप्शन है। ए लोहा, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी पोटेशियम। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कैल्शियम ही है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 13वें नंबर का क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। आपके 4 ऑप्शन है। ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी कैनरा बैंक और डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इसका राइट आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अब बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। जो बैंकों का बैंक है वो आपका आरबीआई को बोला जाता है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 1935 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई, मुंबई। ठीक है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। और 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक भी बोला जाता है। जो अपने 14वें नंबर का क्वेश्चन है वो है एशियाड खेलों का आधिकारिक नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके 4 ऑप्शन है। ए एशिया कप, बी एशियन गेम्स, सी कॉमनवेल्थ गेम्स, डी ओलंपिक गेम्स। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एशियन गेम्स। एशियाड खेलों का जो आधिकारिक नाम है वो एशियन गेम्स है। ओके, बढ़ते अपने 15वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत गलत करके आते हैं, बहुत ज़्यादा। या तो कार्बन डाइऑक्साइड लगाएंगे या ऑक्सीजन लगाएंगे, जो कि दोनों ही आंसर आपके गलत हैं। बहुत बच्चे यही 2 आंसर लगा कर आते हैं और दोनों ही आंसर गलत होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाएगी वो नाइट्रोजन पाई जाएगी, ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं पाई जाएगी। इन्हीं 2 में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इसको तो फिर भी नहीं लगाते, अगर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो उसको लगा कर आते हैं, आपको नहीं लगानी है। जो अपना 16वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन सा था। मैंने आपको बताया अपना एक 5 ईयर प्लान चलता था। ठीक है, 5 ईयर प्लान को ख़त्म किया गया। जो 5 ईयर प्लान था सबसे पहले कब हुआ, 1951 से लेके 1956, ये इसकी पहली अवधि थी। 5 ईयर प्लान से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। भारत में जो योजना आयोग था उसका अध्यक्ष आपके 4 ऑप्शन है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई।
अब खुद देख लीजिए, इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर नहीं होगा। आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मोरारजी देसाई इसका आंसर नहीं होगा, ये बहुत बाद के हैं। अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू में हो सकते हैं। आप ऐसे तुक्का मार सकते हैं। अगर तुक्का मारने की ज़रूरत पड़े, दो ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कीजिए कि ये तो हो ही नहीं सकते, फिर आप दो में मारिए, तो आपके 50-50% चांस रहते हैं सिलेक्शन के। जो इसका राइट आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, और मैंने आपको अवधि भी बता दी, और इसको ख़त्म करके नीति आयोग आया था। जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पहला होमवर्क है। आपको पता है होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, इससे पता लगता है कि आप कितने एक्टिव हैं। होमवर्क ज़रूर करना। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो इसका राइट आंसर है वो ए भी नहीं है, और जो इसका राइट आंसर है वो डी भी नहीं है। बी और सी में से इसका राइट आंसर है। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन है, ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गंगा ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। गोदावरी कहाँ पर है, मतलब गोदावरी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपका नासिक जो है वो गोदावरी के सहारे ही बसा हुआ है। नासिक कहाँ है, नासिक आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी, और इसको बूढ़ी गंगा के भी नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखना। जो अपना 19वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन है, ए विटामिन ए, बी विटामिन B12, सी विटामिन सी, और डी विटामिन डी। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। पहले ही बोल रहा हूँ, PDF आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप नोट्स ना बनाए, मैं आपको लिखी हुई भी PDF दूंगा जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अपना आज का और आखिरी क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति शासन का संबंध किस अनुच्छेद से है। आपके चार ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, और डी अनुच्छेद 368। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 356 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति शासन से लागू है। ये वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आपके चार ऑप्शन है, ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। जो भाग 3 है ये आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। आपको पता है अपन ऑप्शन पे जरूर बात करेंगे। जो भाग 2 है वो किससे रिलेटेड है, वो आपको बताता है नागरिकता के बारे में, नागरिकता। ठीक है, भाग 2 नागरिकता। भाग 4 क्या है, भाग 4 है आपका डीपीएसपी। भाग 5 हमें क्या बताता है, भाग 5 से आप इतना याद रख लीजिए, ये हमें केंद्र सरकार के बारे में, केंद्र सरकार से रिलेटेड है भाग 5। अब बात आती है डीपीएसपी कौन से देश से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से आपका डीपीएसपी लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार आपके यूएस से लिए गए हैं। ठीक है, यूएसए। ठीक है, यूएसए से आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है एक क्वेश्चन था, कम से कम मैंने 4 से 5 क्वेश्चन इसमें ख़त्म कर दिए। तो अपने पढ़ाने का तरीका भाई यही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, और आगे आप वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। आपके चार ऑप्शन है, ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी मुख्य न्यायाधीश, और डी उपराष्ट्रपति। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएंगे वो मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा। उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है।
राष्ट्रपति को देता है। अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो किसको देगा, वो उपराष्ट्रपति को देगा। तो ये कह लीजिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। तो आप ये बात याद रख सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करिए आप इसे, बहुत बार रिपीट हो चुका है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम में एसएससी के। आपके 4 ऑप्शन है, A6, B7, C8 और D9। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C8। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, माही नदी। ठीक है, माही नदी। माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, आपको ये बात याद रखनी है। बढ़ते अपने 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा कुछ बच्चों को, बाकी आप देखिए। A NH7, B NH44, C NH48, D NH27। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। NH44 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कहाँ से शुरू होता है, ये होता है आपका जम्मू से शुरू। ठीक है, जम्मू से शुरू होता है, जम्मू से शुरू होकर ये आपका आएगा कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी, जम्मू से शुरू होकर कन्याकुमारी सबसे बड़ा है। अगर मैं बात करूं NH27 की, NH27 क्या है, मैं नया पेज ले लेता हूं, 1 मिनट। NH27 क्या है, 1 मिनट। NH जो 27 है इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्यों कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, क्योंकि ये जो ईस्ट का पोरबंदर है, पोरबंदर, पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में ये यहाँ से शुरू होता है पोरबंदर, गुजरात से, और ये आपका कहाँ तक जाता है, सिलचर। सिलचर, सिलचर कहाँ है आपका, ये है आपका असम में। ठीक है, सिलचर असम में है और पोरबंदर पोरबंदर से शुरू होगा और सिलचर असम तक जाएगा, इसलिए आपको ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका होगा। और जो इसका राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया, NH44। आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, NH44 यानी कि आप 4 ले लीजिए। 4 मतलब क्या है, चारों दिशाओं को ये जोड़ता है। 4 से आप कह सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप मान लीजिए जम्मू से कन्याकुमारी सबसे बड़ा यही है, पूरे भारत को जोड़ रहा है, चारों दिशाओं को। ठीक है, जो अपने 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो है भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको कम से कम 3 से 4 बार पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूं, इसका सीधा पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। A वित्त आयोग, B नीति आयोग, C आर्थिक परिषद, D योजना विभाग। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B नीति आयोग। नीति आयोग ने जो योजना आयोग थी उसका स्थान ले लिया था, जिसे FYP 5 ईयर प्लान के नाम से भी जाना जाता था। 1951 से 1 मिनट 1951 से 56 ये इसका पहली बार हुआ था। फर्स्ट जो इसका 5 ईयर प्लान था वो यही था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उस टाइम ये अपने देश के प्रधानमंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री थे, आपको ये बात भी याद रखनी है। और जो ये आपकी 5 ईयर प्लान था इसका मुख्य उद्देश्य किस पे टिका हुआ था, कृषि पे। ठीक है, कृषि पे इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि को अपन को बढ़ावा देना है, उधर से इनकम लेनी है। तो ये पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके बारे में था, और नीति आयोग ने इसको ख़त्म कर दिया। लास्ट जो योजना बनी थी योजना आयोग की तरफ से, वो बनी थी आपकी 2012 से 2017।
ठीक है, ये लास्ट थी 2012 से 2017। 2014 में ही नीति आयोग लाया गया, 2015 में इसका गठन हो गया। फिर भी कहा गया कि जो लास्ट 5 ईयर प्लान चल रहा है उसको कंप्लीट होने देते हैं 5 साल, बट ये जा चुका था, पहले ही नीति आयोग आ चुका था, आप ये बात याद रखना। जो छठे नंबर का क्वेश्चन है वो है आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई। आपके चार ऑप्शंस है, ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1956। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1935। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में, मुंबई में। ठीक है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर मैं बात करूं, जो 1900 आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, फर्स्ट जो इंडियन थे वो कौन थे जी? वो थे आपके सी डी देशमुख जी। सी डी देशमुख जी थे। देख लेना आप, थोड़ा सा एरिया का शॉर्टेज है। सी डी देशमुख जी। वैसे पूछता नहीं है, मैं एक चीज़ लिखवा देता हूँ आपको। पहले तो मैं आपको लिखवा देता हूँ 1935, इधर से लिखवा देता हूँ अच्छी तरीके से, 1935। ठीक है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर, मुंबई हेडक्वार्टर जो कि महाराष्ट्र में है। इसके जो फर्स्ट वो थे अध्यक्ष, आप कह सकते हैं सी डी देशमुख जी थे। सी डी देशमुख। अगर पूछता है कि पहले जो थे अंग्रेज कौन थे, वो थे आपके ऑप्शन स्मिथ। ठीक है, ये आपके पहले गवर्नर थे। अगर इंडियन पूछता है तो आप सी डी देशमुख राइट आंसर मारकर आ जाना। इसको नहीं पूछता है, अगर पूछ लिया बाय चांस किस्मत खराब रही तो भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। बाकी इसका राइट आंसर 1935 है। अपने 7वें नंबर के क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। आपके चार ऑप्शन है, ए यकृत, बी थायराइड, सी अग्नाशय, डी पिट्यूटरी। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन इसी ग्रंथि से होता है। इंसुलिन क्या आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं? इंसुलिन आपने सुना होगा, जो कि शुगर पेशेंट होते हैं, जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं। तो इंसुलिन जो है वो शुगर के लिए आप रिलेट कर सकते हैं इंसुलिन। ठीक है, कहीं भी अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दिक्कत है, इंसुलिन दिख जाए और ऑप्शन में शुगर दिख जाए, तो आप आंसर लगाकर आ जाना, इंसुलिन शुगर से रिलेटेड आप कह सकते हैं। जो अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। आपके चार ऑप्शन है, ए स्कर्वी, बी रतौंधी, सी बेरीबेरी, डी रिकेटस। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी रिकेटस। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेटस होता है। आज के मैं आपको एक पहला होमवर्क दे देता हूँ, जो स्कर्वी है ये किस विटामिन के ना मिलने से होता है। ठीक है, ये आपका आज होमवर्क नंबर फर्स्ट है, आपको कमेंट में जरूर से जरूर आंसर करना है। बढ़ते अपने 90वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ से। इस क्वेश्चन का अच्छी तरह पोस्टमार्टम मैं करूंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन का कलर बदल लेता हूँ मैं, एक मिनट, थोड़ा सा रेड गाढ़ा पड़ जा रहा है। आपका 90वें नंबर का क्वेश्चन जो है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। आपके चार ऑप्शन है, ए नाना साहब, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर, डी तात्या टोपे। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे ये मुगल के आखिरी बादशाह थे, ये भी आपको ये बात याद रखनी है। मैं आपको बता दूं, जो नाना साहब थे, नाना साहब ने कहाँ से क्रांति की शुरुआत की थी, कहाँ से कमान संभाली थी। जो नाना साहब थे इन्होंने कानपुर से, ठीक है, कानपुर, कानपुर कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी ने कहाँ से किया था? इन्होंने झांसी से किया था। ठीक है, झांसी से।
और तात्या टोपे ने कहाँ से किया था? तात्या टोपे ने भी कानपुर से किया था। कानपुर और मध्य इंडिया आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो थे ये नाना साहब के सेनापति थे, तात्या टोपे। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। बहादुर शाह जफर को कैद कर कर कहाँ ले गए थे? रंगून। ठीक है, रंगून, आपको ये बात याद रखना। रंगून आज का जो म्यांमार है, आज का जो म्यांमार है वही रंगून है। आज का जो म्यांमार है वही रंगून है, आपको ये बात याद रखनी है। बहादुर शाह जफर का निधन भी उधर ही हुआ था और इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी, दिल्ली से नेतृत्व इन्होंने किया था और इन्हें इस पूरी क्रांति का भी नेतृत्व करने को कहा गया था। ये बात याद रखना अच्छे से। इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो चुका है। नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई मैंने आपको बता दिया। जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके चार ऑप्शन है। ए 1917, बी 1919, सी 1920, डी 1922। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1920। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1920 हुई थी। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? एम के गांधी जी, मोहनचंद करमचंद गांधी। एम के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये जो आंदोलन था ये क्यों चलाया गया था? ये जो 1919 में कांड हुआ था एक, जो कि आपका पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब में हुआ था। पंजाब में हुआ था जहाँ पर बहुत सारे हिंदू एक फेस्टिवल था उसके लिए जुड़े हुए थे और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने खुलेआम गोली चलवा दी थी, लोग बहुत उसमें मरे थे। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। 1919 में हुआ था। इसका जो नाम था वो क्या था? आपको ये भी होमवर्क में बताना है। जो 1919 में कांड हुआ इसका नाम क्या था? इसी के रिलेटेड असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन जो था 1920 में चलाया गया, बट 1922 में फिर से रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? जो कि आपका एक चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, चोरी चोरा कांड हुआ था जिसमें अहिंसा हो गई थी। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। जो हिंदू लोग थे जो कि इस आंदोलन का हिस्सा थे, तो महात्मा गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। आपको ये भी बात याद रखनी है। और आपका आज का दूसरा होमवर्क भी मैंने दे दिया, होमवर्क नंबर 2, जो 1919 में हुआ था। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, बस आपको उसका नाम बताना है, उसका नाम क्या था। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है। ए मगरमच्छ, बी डॉल्फिन, सी कछुआ, डी शार्क। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन है। इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो अपना 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, सत्यमेव जयते किस भाषा से लिया गया है? आपके चार ऑप्शन है। ए हिंदी, बी संस्कृत, सी पाली, डी प्राकृत। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। सत्यमेव जयते जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके चार ऑप्शन है। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को जो कहते हैं आपका ऊपरी सदन कहते हैं, आप कह सकते हो। अपने देश में 2 सदन चलते हैं, निम्न एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ऊपरी सदन कह सकते हैं। लोकसभा को आप निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो 14वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके चार ऑप्शन है। ए यमुना, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। अगर मैं बात करूं गोदावरी की जो इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? गोदावरी जो है महाराष्ट्र में है। और जो गोदावरी के किनारे सिटी है वो कौन सी है? नासिक।
नासिक सिटी जो है गोदावरी के किनारे बसी हुई है। यमुना का उद्गम स्थल क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। और गंगा का कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर याद रखना, गंगा का गंगोत्री, ये भी उत्तराखंड में, यमुना का यमुनोत्री, ब्रह्मपुत्र का मैंने, ब्रह्मपुत्र जो है इसको ना एक तो सांको नाम से जाना जाता है, एक धियांग नाम से जाना जाता है। कहाँ कहाँ जाना जाता है? इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया से नहीं है, तिब्बत से होता है। आपको ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं होता। जो आज का अपना लास्ट और 15वें नंबर का क्वेश्चन है वो है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन ये भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हुआ था, उन्होंने ही इस आंदोलन को लीड किया था। सबसे पहली तो बात ये है। जो चार ऑप्शन है, ए 1935, बी 1939, सी 1942, डी 1947। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942। भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। सबसे मेन बात, मैंने आपको एक स्लोगन पढ़ा है जो कि महात्मा गांधी जी ने ही दिया है, डू और डाई। डू और डाई ये तो पूछ लेते हैं। अगर क्वेश्चन को टफ किया कि डू और डाई जो ये है स्लोगन, ये कौन से आंदोलन में दिया गया, तो ये आप बोलेंगे ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? सबसे पहली बात तो जो ये मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से हैं? ये लिए हैं आपके यूएसएसआर से। यूएसएसआर सोवियत संघ, आप समझिए, जो आज आप रसिया भी बोल सकते हो, हालांकि रसिया आंसर नहीं होगा करेक्ट, आप यूएसएसआर मानिए, सोवियत संघ जो हुआ करता था। अब अपने मेन क्वेश्चन के पास वापस आते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 51A, डी अनुच्छेद 52। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। अनुच्छेद 48 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। अनुच्छेद 50 से बन जाता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को ये कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना चाहिए। ठीक है, कार्यपालिका से अलग है, ये दोनों का सेपरेशन बताया गया है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 52 आपका क्या कहता है? अनुच्छेद जो 52 है वो कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, प्रेसिडेंट होगा एक, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। 52वां अनुच्छेद ये कहता है। तो पहले क्वेश्चन का अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करने के बाद बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत के किस सदन के सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। आपके चार ऑप्शन हैं, ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। भारत में जो सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हो राज्यसभा के करते हैं। लोकसभा से मैं आपको बता दूं, लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोअर हाउस, लोअर हाउस। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है? अपर हाउस, अपर हाउस। आप ये दोनों बातें याद रखना, लोकसभा को लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस। राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अगर मैं लोकसभा की पूछूं तो आपको कमेंट में आंसर करना है, मैं आपको बता सकता हूं, बट आप कमेंट में आंसर करेंगे तो आपकी एक्टिवनेस दिखेगी, इसलिए कमेंट में आंसर करना कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा का मैंने आपको बता दिया। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे, अगर मैं पुरानी की बात करता हूँ, पुरानी की बात करूं तो वो अरावली है। अरावली आपके कौन से स्टेट में होती है? दिल्ली, हरियाणा। मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, ये दिल्ली से स्टार्ट होगी। ठीक है,
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दिल्ली, उसके बाद जाएगी ये HR हरियाणा, देन जाएगी ये राजस्थान, उसके बाद ये एंड करती है गुजरात में। ये 4 राज्यों से होके अरावली जो पर्वतमाला है ये जाती है। और जो अरावली की सबसे ऊंची वो है पहाड़ी, वो कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, ठीक है, याद रखना ये भी। गुरु शिखर सबसे ऊंची पहाड़ी है अरावली की। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके 4 ऑप्शन है, ए अरावली, बी हिमालय, सी विंध्य, डी सतपुड़ा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमालय। अगर मैं बात करता हूँ विंध्य और सतपुड़ा, ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी MP में, मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में ये दोनों आपको विंध्य और सतपुड़ा मिलेगी, ठीक है, याद रखना। जो अपने चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है। आपके 4 ऑप्शन है, ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। जो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। एक मिनट, ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंगा, याद रखना। और इसके जो पास शहर है, कौन से शहर बसा हुआ है? नासिक। नासिक जो कि कहाँ पड़ता है आपका? महाराष्ट्र। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जो अपना अगले नंबर का क्वेश्चन है वो है, मेक इन इंडिया कार्यकाल कॉल आ गई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके 4 ऑप्शन है, ए 2012, बी 2014, सी 2016 और डी 2018। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस समय कौन सी गवर्नमेंट थी सत्ता में? तो वो बीजेपी थी। अब बीजेपी की सरकार है तो वो अपनी योजनाएं ही पूछते हैं ज़्यादातर, आप ये ध्यान रखना, योजनाएं करके जाना। जो अपनी अगली बात है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपके 4 ऑप्शन है, ए मत्स्य पालन, बी दुग्ध उत्पादन, सी कृषि, डी उर्वरक। जो इसका राइट आंसर है वो है दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो इससे है, दुग्ध उत्पादन से। मत्स्य पालन क्या है? आप इसको फिशिंग कह सकते हैं, फिश रिलेटेड कह सकते हैं, ठीक है, ये फिशिस से रिलेटेड है, जिसको कि आप कह सकते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, ये बात आप याद रखना। हरित क्रांति आपको पता है, एक मिनट, हरित क्रांति का भी आपको पता है, मैंने पिछली वीडियोस में आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। जो अपने 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपके 4 ऑप्शन है, ए नाक, बी कान, सी पैर, डी हाथ। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी कान। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो कान की पाई जाती है। अगर पूछा जाए मानव शरीर में सबसे बड़ी त्वचा मिलती है, ठीक है, त्वचा, त्वचा जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी, आप कुछ भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा आएगा, मैं वो वर्ड बोल रहा हूँ एग्जैक्ट, बट अगर आपको सबसे बड़ा कुछ पूछा जाए मानव शरीर में तो त्वचा है, आप आंसर लगाकर आ जाना। जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक है? ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार पढ़ा दिया है, अगर अब भी आप गलत करते हैं तो फिर आपकी गलती है। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विटामिन के। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपके 4 ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी मौलाना मोहम्मद अली, सी सुभाष चंद्र बोस और डी लाला लाजपत राय। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना मोहम्मद अली। महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन की नेतृत्व किया था? असहयोग आंदोलन। एक मिनट, असहयोग आंदोलन, इसका महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया था, ये भी आप बात याद रखना। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से इन्होंने अपनी एक सेना बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है।
याद रखना। और इनका फेमस नारा तो आप सबको पता ही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, लखनऊ समझौता किन दो दलों के बीच हुआ था। इसको मार्क कर लेना, छपेगा ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन है, ए कांग्रेस लीग, बी कांग्रेस कम्युनिस्ट, सी कांग्रेस हिंदू महासभा, डी लीग हिंदू महासभा। जो इसका राइट आंसर है वो है कांग्रेस लीग। लखनऊ समझौता दो दलों के बीच हुआ था, एक कांग्रेस और लीग के बीच हुआ। कांग्रेस लीग इसका राइट आंसर है, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपके चार ऑप्शन है, ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। मैं आपको पहले उत्तर प्रदेश का बता देता हूँ क्योंकि उसका एक ही फेमस है, दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क। गुजरात से अगर हम पूछे, गुजरात से क्या है, आप कह सकते हैं ब्लैक बुक, एक मिनट, ब्लैक बुक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, आप ये दो याद रख सकते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है राजस्थान। मध्य प्रदेश के बहुत सारे हैं, बढ़िया और इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको एमपी के बता देता हूँ, स्पेशल एमपी के। आप लिख सकते हैं, एक सतपुड़ा, सतपुड़ा, पेच, पन्ना, संजय। एमपी के बहुत इंपॉर्टेंट पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है वो यहीं पर है, इसलिए आप एमपी के जरूर लिखें, सतपुड़ा, पेच, पन्ना, संजय, गुना। आप ये सब याद रखना, ये जो है एमपी के नेशनल पार्क से कुछ इंपॉर्टेंट। एक दो मेरे और दिमाग से निकल रहा है, बाकी 5 आप रट लेना। एक मिनट मुझे याद करने दीजिए, सतपुड़ा, पेच, पन्ना, संजय, कुना। आप ये 5 याद रख लीजिए अभी के लिए। बाकी मैं आपको नेशनल पार्क का एक स्पेशल चैप्टर भी पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। आपके चार ऑप्शन है, ए बाघ, बी शेर, सी हाथी, डी गैंडा। जो इसका राइट आंसर है वो है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु सी हाथी। जो धरोहर पशु है वो है हाथी। 13वें नंबर का क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है। आपके चार ऑप्शन है, ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी संसदीय कार्य मंत्री। जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सचिवालय किसके अंडर काम करेगा, लोकसभा अध्यक्ष के अंडर काम करेगा। जो अपने 14वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो। इसरो जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, उसका मुख्यालय है आपका बेंगलोर में, बेंगलोर, जिसको आज के नाम पे बेंगलुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसका पहले नाम बेंगलोर था, बेंगलुरु याद रखना। आपके चार ऑप्शन है, ए सत्यमेव जयते, बी ज्ञान ही शक्ति है, सी देश के हित में अंतरिक्ष तकनीक, डी अंतरिक्ष सबके लिए। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा देश के हित में अंतरिक्ष तकनीक, ठीक है। आज का और लास्ट क्वेश्चन जो है 15वें नंबर का, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है। मैं आपको पहले बता दूं, ये जो तीनों हैं ये आपके हैं दिल्ली में, दिल्ली में, ठीक है। ये बात याद रखना सबसे पहले तो। ताजमहल जो है ये 7 वंडर्स में आता है, और जो ये कि यूपी में है, और यूपी के कहाँ है, आगरा में। और अब जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल किला। भारत का जो राष्ट्रीय स्मारक है वो लाल किला है। आज मैंने आपको एक होमवर्क नहीं दिया तो मैं आपको होमवर्क देकर जा रहा हूँ एक, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में करना ही करना है, कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार, इसका निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपके चार ऑप्शन है, ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। मैंने आपको
प्रीवियस वीडियोस में बताया, जो राज्यसभा है इसको स्थाई सदन भी बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, उसका रीज़न क्या है, आपके 4 ऑप्शंस देखिए आप पहले। इसका कार्यकाल अधिक होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसके सदस्य आजीवन होते हैं, राष्ट्रपति से भंग करता है। जो आपका राइट आंसर है, आपको पता है जैसे ये स्थायी सदन है तो इसका सीधा सीधा मतलब है इसे भंग नहीं किया जा सकता। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो अपने 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। आप इसमें पश्चिम बंगाल को हटा सकते हैं। ये जो 3 ऑप्शन है ये तीनों के तीनों सिमिलर टाइप हैं, आप इन तीनों में कंफ्यूज हो सकते हो, बट इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। क्योंकि झारखंड उड़ीसा में भी कोयले का उत्पादन होता है, बट छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े तौर पर होता है। जो अपने 4थे नंबर का क्वेश्चन है वो है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। आपके 4 ऑप्शन है, ए दुग्ध उत्पादन, बी मत्स्य पालन, सी कृषि उत्पादन, डी जल संरक्षण। जल संरक्षण से इसका कोई भी वो नहीं है। दुग्ध उत्पादन की बात करूं तो जो ये है ये वाइट रिवॉल्यूशन है, वाइट। कृषि वाला आपका ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन। अगर इसका जो राइट आंसर है वो है बी मत्स्य पालन, जो कि आपका रिलेट करता है फिशिस से, वाटर से। ठीक है, मैं एक मिनट पेन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया पेन का साइज। ओके, अब वाटर से इसका रिलेशन, ठीक है, आप ये बात याद रखना। जो अपने 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो जो इसकी अवधि थी वो थी 1951 से लेके 56 तक। जो टोटल हुई है वो कितनी हुई है, मतलब लास्ट जो थी 2012 से रिलेट थी, 2017 तक थी। इसको समाप्त किया नीति आयोग ने। जो इसके पहला मुख्य उद्देश्य था वो था आपका कृषि विकास। ठीक है, और जो जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था वो था उद्योग प्लस कृषि विकास, ये आपका सेकंड था। फर्स्ट में लेकिन कृषि था, आपको ये बात याद रखनी है। जो आपका 6ठे नंबर का, अगर आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको 5 ईयर प्लान अच्छे से पढ़ना है तो आप वीडियोस वाले सेक्शन में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो 5 ईयर प्लान पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। द 10 मिनट शो के नाम से एक सीरीज़ है, ठीक है, मैं 1 मिनट आपको बता ही देता हूँ, लिख दिया तो। द 10 मिनट शो के नाम से आपकी एक सीरीज़ है, आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें क्या है, मैंने टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है, और जो उसमें टॉपिक है ना सारे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। उसमें मैंने 5 ईयर प्लान, बुक्स एंड ऑथर्स, रिवर सिस्टम और मेला महोत्सव, आपके डांसेस, मतलब सारे टॉप क्लास जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और बहुत ज़्यादा आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे, वो सारे टॉपिक द 10 मिनट शो में है, आप वो देख लेना। और जो ये सीरीज़ है द MTS 2026 की प्लेलिस्ट है, आप उसको पूरा देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बढ़ते अपने 6ठे नंबर की तरफ, जो कि है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्यकाल कौन करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, वो है विटामिन के, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा। ठीक है, मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है वो गुर्दा करता है। हृदय इसका आंसर लगाकर मत आना, हृदय बहुत लोग लगाकर आते हैं। जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। आपके 4 ऑप्शन है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दांडी मार्च से क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष किया गया था। आपके 4 ऑप्शन है, ए 1927, बी 1930, सी 1930। 1 मिनट, ऑप्शन दोबारा सुनिए, थोड़ा सा
गलत बोल दिया, ए 1927, बी 1929, सी 1930 और डी 1932। जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1930। दांडी मार्च शुरू कहाँ से हुआ? साबरमती से, साबरमती से, जो कि आपका गुजरात है। और ये ख़त्म कहाँ पर होता है? ये ख़त्म होता है आपका दांडी में। दांडी में कौन नेतृत्व कर रहा था इसका? एम के गांधी जी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। एम के गांधी जी, मोहनचंद करमचंद गांधी जी। और 1930 में ये हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका जो नेतृत्व किया था वो भी गांधी जी ने ही किया था। वो भी गांधी जी ने करा था। अब आपके, अरे यार मेरे को लगा कुछ और क्वेश्चन पूछा है, बट इसका राइट आंसर महात्मा गांधी है। मेरे को लगा मैं पहले आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। कोई नहीं, इसका राइट आंसर आप महात्मा गांधी जी लगा लीजिएगा। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। मिटाना पड़ता है। पीडीएफ आप मेरे से ले जाना, एंड में मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना आप पीडीएफ के लिए, ठीक है? पीडीएफ के लिए मेरे को इंस्टा पर मैसेज करना, यही आपको डीपी मिलेगी प्रवित तुषार के नाम से ही है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन है, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी पिंगली वेंकैया, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और डी डॉक्टर अंबेडकर। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पिंकली वेंकैया। पिंकली वेंकैया जी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। जो उसका अशोक चक्र होता है उसमें कितनी डंडियां होती हैं? उसमें होती है 24 डंडियां, 24, ठीक है? ये भी आप ये बात याद रखना। जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, अशोक स्तंभ किस काल से संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है, ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी कुषाण काल, डी हर्ष काल। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अशोक स्तंभ जो है वो मौर्य काल से रिलेशन में है। जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस वर्ष घोषित किया गया? आपके चार ऑप्शन है, ए 1965, बी 1970, सी 1973, डी 1975। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1973। भारत में राष्ट्रीय पशु जो बाघ है उसको घोषित किया गया था 1973 में। जो अपना 13वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आपके जो चार ऑप्शन है वो है, एम एस स्वामीनाथन। इन्हें अभी एक अवार्ड भी दिया गया था, इनको एक अवार्ड मिला था। वो अवार्ड क्या था? इसका राइट आंसर मैं बता ही देता हूँ, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर। इन्हें अवार्ड भी दिया गया था। एक कौन सा अवार्ड दिया गया था? आप अपना इसको होमवर्क मान लेना। होमवर्क नंबर फर्स्ट, एक ही होमवर्क मिलेगा, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। सर भी बहुत दुख रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, ए गुलाब, बी कमल, सी गेंदा, डी सूरजमुखी। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है? आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को बहुत छोटा मैंने रखा है आज का, आपको मैं रीज़न बता ही चुका हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपके ऑप्शन है, जनगण मन, बी वंदे मातरम, सी जय हो, डी सारे जहाँ से अच्छा। वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गान की बात करें तो वो है आपका जनगण मन, ठीक है? ये राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन है, और राष्ट्रीय जो गीत है वो ये है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत जय हो से कोई रिलेशन नहीं है, इनसे भी कोई रिलेशन नहीं है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो वन शॉट जो मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई थी? ये वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेना। जिन बच्चों का एग्ज़ाम
4 के बाद 5 को है, 6 को है, 7 को है, 8 को है, वो सब ये वीडियो को देखकर ज़रूर जाना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और एमटीएस रिलेटेड मैं और भी वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो जाते 19 तारीख तक, तब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेता आऊँगा, अगर आप मुझे कमेंट में बोलते हैं। बाकी वन शॉट कैसी लगी ये ज़रूर आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।